हेलो गाइस, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे मुगल वंश की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम जो स्टेप बाय स्टेप मध्य भारत पढ़ लेते और मध्य भारत में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे बताई है और साथ में मैंने आपको बताया कि हमारे आगामी एग्जामों के लिए किस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे आप लोग को करना है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में हम टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे रख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको रोज प्रोवाइड होते चले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे मुगल वंश से। मुगल वंश में सबसे पहले हमने पढ़ा कि मुगल वंश की शुरुआत किसने की थी? बाबर ने की थी दोस्तों। और बाबर ने 1526 से 1530 तक उसने यहाँ पे कार्य किया और 4 युद्ध किए और 4 युद्ध जीते भी। उसके बाद उनका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं ने भी यहाँ पे 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें चौसा का युद्ध या बेलग्राम का जो युद्ध था 1539 और 1540 में। इन युद्धों को भी जीतने के बाद हुमायूं ने हारने के बाद, वह शेरशाह सूरी से हारने के बाद वो कहां चला गया था? अमरकोट चला गया था। और अमरकोट से आने के बाद उनका जो पुत्र अकबर था, अकबर ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही अकबर 1556 में दूसरा युद्ध पानीपत का लड़ता है, उसके बाद जैसे वो जीत जाता है, जीतने के बाद फिर वह गद्दी पर बैठता है दोस्तों। और वहीं से अकबर की शासनकाल यानी कि शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो यहां तक तो हमने आपको क्लियर करा दी थी। उसके बाद अकबर का भी मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई थी। आज हम अकबर का जो मेन पॉइंट है हमारा दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे अकबर की, तो अकबर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, शायद आपने उनकी कहानियां भी सुनी होगी अकबर बीरबल की। तो यहाँ पे बहुत सारे उनके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे एग्जामों के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ एग्जामों के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमको सिर्फ एग्जामों के अकॉर्डिंग पढ़ना है और एग्जामों के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना और क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड करने हैं, ये हमको यहाँ पे क्लियर करना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने बताया था आपको कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। और इनकी मृत्यु भी बता देता हूं दोस्तों, 16 अक्टूबर। देखिएगा, 15 अक्टूबर में जन्म होता है और 16 अक्टूबर में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था, 16 अक्टूबर 1605 को इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था दोस्तों। पहले तो इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, 16 अक्टूबर 1605 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कौन कौन से यहाँ पे जगह लड़े हुए, मतलब जीते हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने सिर्फ आप लोग ने इतना ध्यान देना है दोस्तों, मैं जहां पे मार्कर लगा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखे हैं और यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको कि उन्होंने 2-4 काम बहुत अच्छा किया था। जैसे मैंने आपको बताया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, दास प्रथा कर समाप्त किया था दोस्तों, दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उसको भी समाप्त करने का रीजन किसको जाता है? हमारे अकबर को ही जाता है दोस्तों। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों, एक इन्होंने प्रथा चलाई थी जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। ये बहुत बार पूछा गया है, दीन-ए-इलाही प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी अकबर ने। और कब की थी ये? 1582 में। इतना ध्यान दीजिएगा, 1582 में दीन-ए-इलाही प्रथा लागू की थी। और एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार बनता है कि दीन-ए-इलाही प्रथा को सबसे पहले किस हिंदू ने स्वीकार किया था? पहला हिंदू कौन था जिसने दीन-ए-इलाही प्रथा को क्या किया था? स्वीकार किया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये इनके क्या कहते हैं, दरबार का क्या था दोस्तों? नवरत्नों में से एक था जिसका नाम बीरबल था दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, बीरबल क्योंकि हिंदू शासक था, मतलब हिंदू उसका सेनापति था, और सेनापति होने के रीजन से, एक हिंदू होने के रीजन से इसने दीन-ए-इलाही नामक जो उनकी जो प्रथा थी दोस्तों, उसको स्वीकार किया था। और ये पहला क्या था? हिंदू था दोस्तों। पहले इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जब 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीतता है, तो उस समय देखिएगा दोस्तों, उस समय वो सिर्फ 14 वर्ष का था। पहले तो इतना ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा 14 साल का है तो उसको युद्ध लड़ने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? जो उसकी सेनापति या जो उसके जो सबसे खास जो लोग होते थे उनका क्या कहते हैं, उसमें देखिएगा दोस्तों, अगर युद्ध होना है तो युद्ध में सबसे पहले सेनापति की आवश्यकता होगी। और सेनापति अगर आपका चतुर है और वो चालाकी से अगर आपका साथ देता है दोस्तों, तो जरूर है कि आप लोग क्या कर सकते हो? युद्ध को जीत सकते हो। तो कुछ ऐसे ही हुआ था 1556 में। जब 1556 में, ध्यान दीजिएगा, 1556 में जब ये युद्ध लड़ा था दोस्तों, तो इसमें सबसे खास, सबसे
अहम जो भूमिका रही थी वो रही थी इनकी सेनापति की। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 1556 में जब पानीपत का युद्ध अकबर जीता था तो उस समय अकबर का सेनापति कौन था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1556 में जब अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था तो उस समय बैरम खां कौन था, उसका सेनापति था। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि बैरम खां ही क्या था, ये अकबर का पहला सेनापति और सबसे ताकतवर और सबसे चालाकी सेनापति था, जिसने 1556 में पानीपत के युद्ध को जीतने में इसने बहुत ज्यादा क्या मतलब बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखना दोस्तों, ये कब से कब तक रहा इसका सेनापति, तो ये इसका सेनापति था 1556 से 1560 के बीच में। 1556 से 1560 के बीच में, यानी कि जब वो गद्दी पे बैठने के बाद और 1560 तक उसका जो सेनापति था वो कौन था, आपका बैरम खां था। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, और ये शायद आपको क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ला रखा हूं दोस्तों, और ये पूछा भी गया बहुत बार। इस बार हमारे यूके एसएससी में पूछा गया था, एसएससी में एसएससी जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये रेलवे में भी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि अकबर का शिक्षक कौन था। क्योंकि अकबर एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों, यानी कि एक ऐसा शासक था जिसने अपने कार्यकाल में बहुत ही स्वच्छपूर्ण कार्य किया दोस्तों, क्योंकि उनके राज्य की जितनी भी राज्य व्यवस्था थी वो बिल्कुल अच्छी थी दोस्तों। तो उस समय कहा जाता कि इतना मतलब इतना जो बंदे ने इतना बेटर काम कर रखा है, इसके पीछे यानी कि उनको ज्ञान देने का जो गुरु था वो कौन था। तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, तो उनका नाम था ततीफ ईरानी। कौन था दोस्तों, उनका अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल ततीफ ईरानी था दोस्तों, और ये बहुत विद्वान था। तो इसको जो शिक्षा दिया था वो अकबर को, वो किसने दिया था, ततीफ ईरानी विद्वान ने। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षक का नाम आपको पता चल चुका होगा, और मैंने आपको कहा इन्होंने जो युद्ध लड़े हुए, जैसे मतलब जो जगह जीते हुए, वैसे तो कई हजार से ज्यादा इन्होंने युद्ध मतलब जगह जीते थे, लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे मालवा 1561 में यह जीता था दोस्तों। चुनार ये भी क्या कहते हैं 1562 में जीता था। मेवाड़ ये भी 1568 में जीता था। जैसलमेर ये जीता था 1570 में। काबुल 1581 में। कंधार 1595 में। तो दोस्तों देखिएगा, ये जितने भी इतने जो जगह है, इंपॉर्टेंट जगह ये पूछे जाते हैं बहुत बार। मालवा भी आपका राजस्थान में है, चुनार राजस्थान में है, मेवड़ा ये भी राजस्थान में है, जैसलमेर ये भी राजस्थान में, काबुल ये आपका क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान में है, और कंधार भी आपका लगभग राजस्थान और काबुल के बीच में। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपकी इतना जो जगह था ये इंपॉर्टेंट जगह थी जो अकबर द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, जीता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अकबर के दरबार का जो संगीतकार था दोस्तों वो कौन था, तानसेन था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था। तो अकबर के दरबार में जो संगीतकार था दोस्तों वो कौन था, आपका तानसेन। अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अभी करंटली में पीसीएस की जो अभी एग्जाम हो रखे हैं हमारे स्टेट के और अदर जितने भी सेंटर वाइज जो भी एग्जाम हो रखे हैं, उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप सबको पता है कि तानसेन क्या कहते हैं, अकबर के दरबार का मतलब दरबार का संगीतकार था, लेकिन उनका रियल नाम क्या था। ये तो तानसेन जो नाम था इनका, ये अकबर द्वारा उपाधि दी गई थी। जब वो उनके दरबार पे आए तो उसके बाद ये अकबर द्वारा उनको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। तो उनका जो रियल नाम था वो क्या था, रामतनु पांडे। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन आप लोगों से, और ये शायद आपको किसी बुक्स में मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रामतनु पांडे उनका रियल नाम था, और उनके बचपन का नाम भी रामतनु पांडे था, और अकबर के दरबार में आने के बाद उनको तानसेन की क्या दी गई थी, यहाँ पे उपाधि दी गई थी दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी प्रथा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो थी दोस्तों, ये अकबर के द्वारा क्या की गई थी, जारी की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मनसबदारी होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मनसबदारी यानी कि मन के हिसाब से कार्य करना, मतलब अकबर ने अपने जनताओं को इस टाइप से मतलब अपने आप को मोहित किया गया था कि उन्होंने कहा कि जनताओं, अगर आप लोग अपने इसमें सुरक्षित रहना चाहते हैं या अपने आप पे निर्भर रहना चाहते हैं तो ये प्रथा आपको क्या करना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा। तो ये मनसबदारी प्रथा ये बहुत लागू, बहुत चर्चे में भी रही, और ये बढ़िया सफल भी रहा दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अकबर के द्वारा एक काम बहुत अच्छा किया गया दोस्तों कि उन दिल्ली में हुमायूं का मकबरा,
ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दोस्तों ये दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा था ये किसने बनाया था, आपके अकबर ने बनाया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हुमायूं उनके क्या थे, पिताजी थे दोस्तों। उसके बाद उनके क्या कहते कार्यकाल के अनुसार उन्होंने उनका मकबरा कहां बनाया था, दिल्ली में बनाया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि 15 अक्टूबर 1542 को उनका जन्म हुआ था, 16 अक्टूबर 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो 1605 में जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको कहां दफनाया जाता है, ये बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है कि अकबर को कहां दफनाया गया है। तो अकबर को आगरा में दफनाया गया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आगरा की कौन से स्थान में दफनाया गया था, तो आगरा के सिकंदरा, अभी तो प्रेजेंट में हम सिकंदराबाद कहते हैं उसको, लेकिन उस समय उसका नाम सिकंदरा हुआ करता था दोस्तों। तो सिकंदर में उनको क्या किया गया है, दफनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। आगरा के सिकंदर में अकबर को क्या किया गया था, दफनाया गया था दोस्तों। उसके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र यानी कि जहांगीर, तो जहांगीर यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक में हम जहांगीर क्लियर करेंगे। और 1605 के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, जहांगीर बन जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी है। और आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट अगर हमारी छुट्टी होंगे तो दोस्तों वो हम आपको फेसबुक पेज में प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी हमारे क्वेश्चन है वो आपको क्लियर रूप से हम बताते हुए लेके चलेंगे। और ऐसी वीडियोस आप कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको डिटेल वाइज समझ में आए कि ये बोलना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हुए लेके चल रहा हूं ताकि आने वाले आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।